सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान देना बेटा। जो लोग कल नहीं भी आए थे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो लोग कल नहीं भी आए थे कोई दिक्कत नहीं है। आज पूरा कॉन्सेप्ट सारा नया ही है, ऐसा कुछ नहीं ज्यादा रिलेटेड है, देखना बोर्ड पर, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से। हम लोगों ने कल टैक्सेशन पढ़ना चालू किया। हमने कल क्या पढ़ना चालू किया सर? टैक्सेशन पढ़ना चालू किया। आप ये मान के चलो कि हमारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी यही है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी यही है। पर अगर पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी इसी में आना है। अगर तरीके से पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी इसी सब्जेक्ट में आना है, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल है ना साहब। 2-3 दिन तो चलो फिर भी थ्योरी चलती है, क्योंकि जो बेसिक्स होता है वो तो अपने को पढ़ना ही पड़ता है। लेकिन मोर और लेस अगर अपन बात करेंगे तो ये सब्जेक्ट क्या है? थ्योरी नहीं है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, ठीक है साहब। अब देखो मेरी बात सुनना, कल आए थे आप लोग? बिल्कुल सर, हम आए तो थे। तो मैंने कल आप लोगों को सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कल की क्लास का, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन में भी नए हैं, ऑफलाइन में भी नए हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से। बेटा हम लोग जब कल की क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, हम लोग जब कल की क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने कल आप लोगों को क्या बताया? मैंने कल आप लोगों को क्या बताया? मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो हमारा पेपर है, पेपर नंबर 3 टैक्सेशन है, वो 70 मार्क्स का क्या आने वाला है? डिस्क्रिप्टिव आने वाला है, और 30 मार्क्स की क्या आने वाली है? एमसीक्यू। और एमसीक्यू में क्या नहीं है? एमसीक्यू में किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एमसीक्यू में क्या नहीं है बेटा? एमसीक्यू में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात मैंने कल की क्लास में आपको बता दी थी। बताओ बताई थी कि नहीं बताई थी? जी सर आपने बताई थी। कितनी इंपॉर्टेंट बात थी ना, बताओ सर। चलो अब मेन मुद्दों की बात करते हैं, आलतू फालतू बातें छोड़ते हैं। सबसे पहले कल मैंने आपको मीनिंग ऑफ टैक्स बताया। क्या बताया? देखो भैया मैं तो मोटी मोटी बातें करता हूं, मैं इधर उधर की फालतू बातें करता नहीं। टैक्स क्या है? मैंडेटरी पेमेंट टू गवर्नमेंट है। वॉलेंट्री हो भी नहीं सकता ना साहब। वॉलेंट्री होगा तो कौन चुकाएगा? कोई तुमको बोलते फीस वॉलेंट्री है, चुकाओगे क्या? मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, शानदार, फिर चुकाओगे? बेशर्मो। चलो तो देखो, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। फैक्ट है सर, कोई भी चीज अगर आप वॉलेंट्री करेंगे तो कौन देगा पैसा? किसको मजा आ रहा है पैसा देने में? फ्री की मुफ्त की चीज मिलेगी, कौन देगा? तो इसलिए टैक्स वॉलेंट्री नहीं है, बल्कि मैंडेटरी पेमेंट टू गवर्नमेंट है। अच्छा फिर मैंने एक और चीज बताई, टैक्स को बर्डन कहा जाता है। टैक्स हमारे ऊपर बर्डन है। क्यों टैक्स को बर्डन क्यों माना गया है? मैंने रीजन बताया था बेटा। टैक्स को बर्डन इसलिए माना गया है क्योंकि टैक्स का हमें कभी भी कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। देखो आज जैसे टैक्स है, टैक्स है, टैक्स का डायरेक्ट को थोड़ी ना हमें कोई बेनिफिट देते हैं। जैसे मैंने लास्ट ईयर 1 करोड़ रुपए कमाए, मान लो 1 करोड़ पे 20 लाख रुपए का टैक्स बना, तो कितना हुआ? 20 लाख रुपए। मैं सरकार को जाके 20 लाख का टैक्स दे रहा हूं, तो सरकार कह रही है चल हुंडई क्रेटा की चाबी ले यार, तू गाड़ी चला यार, तूने हमें 20 लाख दिए। होना है क्या ऐसा? नहीं होना ना सर। हाँ, सरकार टैक्स के पैसे के हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत सारे देगी। रोड बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी, जाके डिफेंस करेगी, सोशल वेलफेयर की स्कीम्स लाएगी। लगी ना बेटा तुझे कोविड की वैक्सीन? किसने लगाई? मोदी जी ने तो लगाई। मैं तो कोविड सर्टिफिकेट पे फोटो भी मोदी जी की है, बगल में लिखा हुआ नर्स अलका, फोटो मोदी जी की है। तो मोदी जी ने जो आपको कोविड की वैक्सीन लगाई, कोविड की वैक्सीन लगाई, वो कहां के कौन से पैसों से लगाई? टैक्स के पैसों से तो लगाई है। तो टैक्स के बेटा इनडायरेक्ट बेनिफिट बहुत सारे हैं, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट कुछ नहीं है। इसीलिए टैक्स को एक फाइनेंशियल बर्डन माना गया है। फटाफट से रिकैप कराओ। टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन imposed by the government. Tax is the mandatory payment made to the government. उसके बाद हमने कल एक और बात करी, उसके बाद हमने कल एक और बात करी, टॉपिक नंबर 2। कल हमने एक और बात करी बेटा, टॉपिक नंबर 2। मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ टैक्सेस। मैंने कल आपको क्या बताए? टाइप्स ऑफ टैक्सेस बताए। बताए थे कि नहीं बताए थे? बोलो। तो देखो यार, मैं नहीं भी पता था तो तुम्हें क्या नहीं पता थे क्या? तुम्हें नहीं पता था कि हमारे टैक्स में, हमारी कंट्री में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है? आप मना कर दो, बोले नहीं पता था, मना कर दो। कल आपकी बुराई कर रही थी। अच्छा, आपकी बुराई कर रही थी, सोचो, वो रोने वाली लड़की ऐसे बोली है। चलो तो फायदा ही नहीं हुआ कुछ बोलने का। चलो तो मैं आपको क्या बोल रहा था? मैं बेटा आपको ये बोल रहा था कि
समझने वाली बात यह है कि एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखो मैंने बहुत एक इजी गोइंग वे में आपको चीज समझाई। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्सेस होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो गुड्स या सर्विस की प्राइस में ऐड कर दिए जाते हैं और गुड्स या सर्विस की प्राइस में ऐड करके बायर से रिकवर कर लिए जाते हैं। तो क्योंकि एज अ सेलर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को गुड्स या सर्विस की प्राइस में ऐड करके बायर से रिकवर कर रहे हो, तो इसलिए कहा जाता है कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन बायर पे शिफ्ट कर दिया। और जिन टैक्सेस का बर्डन बेटा शिफ्ट हो जाता है, जिन टैक्सेस का बर्डन बेटा शिफ्ट हो जाता है, जिन टैक्सेस का बर्डन बेटा शिफ्ट हो जाता है, उन टैक्सेस को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब सी इंटर के लिए आए 11th क्लास की छुट्टी है बेटा आज आप लोगों की? सच्ची में? क्योंकि मेरे को अभी जस्ट मैसेज किया उन्होंने छुट्टी है। चलो आप कंफर्म कर लो, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर आप सुनोगे तो मैंने क्या बोला? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस वेयर बर्डन इज शिफ्टेड अपॉन बायर। और शिफ्ट करने का तरीका क्या होता है? मैं कल से यही बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा हम छोटे बच्चे नहीं है कि टीचर ने बोल दिया हाँ बर्डन शिफ्ट हो जाता है, बोले होता होगा यार। कॉन्सेप्चुअल पेपर आता है, टेक्निकल पेपर आता है। बर्डन शिफ्ट कैसे हो रहा है मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बनाया था। राम ने 10 लाख रुपए की गाड़ी शाम को बेची। राम ने 10 लाख रुपए की गाड़ी शाम को बेची। सरकार ने कहा हम गाड़ी पे 2 लाख रुपए का जीएसटी लगाएंगे। तो राम ने क्या किया? गाड़ी 10 लाख की थी, उसमें 2 लाख का जीएसटी जोड़ के शाम को गाड़ी कितने में बेची? शाम को गाड़ी 12 लाख में बेची। फिर शाम ने क्या करा? राम को 12 लाख रुपए दे भी दिए। शाम ने क्या किया? राम को 12 लाख रुपए दे भी दिए। अब राम ने क्या किया? 12 लाख में से 10 लाख तो खुद रख लिए और 2 लाख रुपए का जो जीएसटी अमाउंट था वो जाके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया। तो यहां पे राम ने जीएसटी खुद से नहीं दिया, राम ने जीएसटी किससे ले लिया? बायर से ले लिया। इसलिए हम बोलेंगे कि बर्डन शिफ्ट हो गया बायर पे। तो जिन टैक्सेस का बर्डन सेलर बायर पे शिफ्ट कर देता है उन्हीं को बोला जाता है बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस। बोलिए आया? और वैसे तो देखो हमारी कंट्री में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 3। एक तो जीएसटी जो सब जानते होंगे आप, एक कस्टम ड्यूटी लगता है इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे। कस्टम ड्यूटी को आप इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बोल सकते हो। और एक वैट बेटा सिर्फ 2 ही आर्टिकल्स पे लगता है, एक तो पेट्रोलियम पे और एक लिकर पे। किस किस पे लगता है? पेट्रोलियम पे और लिकर पे। एक तो शराब जो भी है उसके ऊपर वैट लग रहा है हमारे देश में, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने भी हैं, पेट्रोल, डीजल, एरोप्लेन में आपको डलता है पता होगा एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है, या सीएनजी नहीं होती नेचुरल गैस, इनके ऊपर क्या लगता है हमारी कंट्री में? वैट। बाकी सभी आइटम्स पे लगता है जीएसटी, और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है कस्टम ड्यूटी। तो ये मेन इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमारी कंट्री में। याद आ गया? अब डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। किसका? डायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, उसमें मुझे ज्यादा नहीं समझाना। डायरेक्ट टैक्स सिंपली वो टैक्स है जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं होता, आप ही को देने पड़ते हैं। आज देखो डायरेक्ट टैक्स में कोई बायर तो है नहीं। मैं तो कल भी बताया था ये अपनी लुगाई को बोलेगा कि तू मेरा डायरेक्ट टैक्स चुका दे, तो लुगाई छोड़ के नहीं भग जाएगी, या पहले ही भग गई? है ही नहीं, आएगी जब भग जाएगी, तो ये कह रहा है। चलो तो देखो मेरी बात सुनना, एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा बच्चा ही है, तेरे जैसे नहीं है, नंद किशोर है, नाम ही भूल गया यार मैं तेरा, क्या? सच बता। चलो नहीं याद है मेरे को। चलो देखो सुनना मेरी बात, देखो बहुत इजी है, पेपर अच्छे करके आया? कल कहा था तू? कुंभ में तो नहीं डुबकी लगाया है? चलो खैर, कोई जा नहीं रहा तुम में से कुंभ नहीं जा रहा, पूरी दुनिया जा रही है। तेरी बात करो, मम्मी पापा तो ठीक है जा रहे हैं, मम्मी पापा ने तो पाप भी नहीं किए, हमने ही किए हैं। चलो हमारी जाने की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। चलो नहीं तू अच्छा बच्चा, तूने पाप नहीं किया, मैं अपनी बात कर रहा हूं। बोले मैं तो अच्छा बच्चा हूं, है
मैं नहीं जा रहा, एक 12 साल बाद वाले में जाऊंगा अब, और इकट्ठे कर लेता हूं थोड़े से। तो देखो, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात। तो बहुत एक छोटी सी बात थी कि भाई डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट क्यों नहीं होता। लॉजिक से समझो कि क्यों नहीं शिफ्ट होता, क्योंकि वहां पे शिफ्ट करने के लिए कोई है ही नहीं। अभी यहां क्या था, सेलर ने बर्डन किस पे डाल दिया, बायर पे डाल दिया। डायरेक्ट टैक्स में किस पे डालेंगे यार, कोई नहीं होता शिफ्ट करने को। तो डायरेक्ट टैक्स के बर्डन शिफ्ट नहीं होते हैं, आप ही को देने पड़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स में सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें से हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स है, जो मैं आज से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। क्लियर है? ये मोटा मोटी कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, एक ओवरव्यू किया है। बाकी जो लोग छुट्टी पे कल या कल से नहीं ज्वाइन किया था, मैं ईच एंड एवरी क्लास रिकॉर्ड करता हूं, सारी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल कराऊंगा। आप आराम से अपना काम वहां से कंप्लीट कर सकते हो, बस रिकॉर्डिंग्स को मिसयूज मत करना। आप फाउंडेशन से बात जानते हो, मैं सारी क्लास रिकॉर्ड करूंगा, लेटेस्ट वाली रिकॉर्ड करूंगा, एक एक क्लास रिकॉर्ड करूंगा और आपको अवेलेबल भी कराऊंगा। अगर क्लास में चीटी की भी बात करेंगे तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, आप चिंता मत करो। चाहे आरटीपी कराऊंगा, चाहे एमटीपी कराऊंगा, चाहे पास एग्जाम कराऊंगा, तो वो सारा आपको मिलेगा। बस रिक्वेस्ट यही है, रिक्वेस्ट है नयन आपसे, मिसयूज मत करें। ऑनलाइन आइए, ऑफलाइन आइए, बट लाइव क्लासेस में आइए। ऑनलाइन आइए, ऑफलाइन आइए, प्रेफरेबली ऑफलाइन आइए, बट लाइव क्लासेस में आइए। बाकी पास कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे तरीके से पढ़ लेना, मेरे 3 सब्जेक्ट मैं पास करा दूंगा। मैं सेल्फिश आदमी हूं, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है। फाउंडेशन में मैं लॉ पढ़ाता था, मुझे सिर्फ लॉ से मतलब था। इंटर में मैं टैक्स लॉ पढ़ूंगा, मुझे सिर्फ उन्हीं से मतलब है। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट मैं पास करा दूंगा और आपको मेरे मटेरियल के बाहर जाके कुछ भी नहीं करना। आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम क्वेश्चन सब है मेरे मटेरियल में। कुछ नहीं आपको कहीं खोल के देखने की जरूरत कि अरे यार यहां से कर लेते हैं, वहां से कर लेते हैं। और जो एंड में आरटीपीज आएंगी वो तो मेरे मटेरियल में अपडेट नहीं रहेंगी ना, क्योंकि मैं तो मटेरियल अभी दे दूंगा। अब मई में भी आरटीपी आनी है, सितंबर में भी आनी है, तो वो मैं क्लास में आपको करा दूंगा, जैसे सेम मैंने आपको फाउंडेशन में कराई थी। पूरी पूरी आरटीपी मैं कराऊंगा, एक एक सवाल मैं कराऊंगा। आपको नहीं घबराना, बस आपको क्लास में अपनी मौजूदगी दिखानी है कि हाँ हम आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एट योर एंड। समझ गए क्या मनस्वी? ऑनलाइन कम, ऑफलाइन ज्यादा। आप तो अच्छे बच्चों, फिर भी ऐसे ही। चलो, यहां तक क्लियर है? समझ में आया नहीं आया? बस सर अब इधर उधर की बातें मत करो, चुपचाप पढ़ाओ। ठीक है, ओके आओ। अब आएगा मस्त, अब मस्त पढ़ाएंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। भैया हमारा सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इनकम टैक्स और जीएसटी। 50 नंबर की इनकम टैक्स है, 50 नंबर की जीएसटी है। मैं पहले 50 नंबर की इनकम टैक्स पढ़ाना चालू कर रहा हूं, और कल और आ जाओ, और मैं कल भी पढ़ाऊंगा। कल पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि बीच में 2-3 दिन बीकॉम की लीव देनी पड़ेगी मुझे आपको। तो कल हालांकि संडे है, मैं जानता हूं, पर चुपचाप आ जाना, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात ध्यान से। सर इनकम टैक्स क्या होता है? क्या चीज? इनकम टैक्स क्या होता है? कोई आपसे पूछे व्हाट इज इनकम टैक्स, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एनी टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। कोई टेक्निकल डेफिनेशन है, बोलो। एनी टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। हिंदी में बोलते हैं आयकर, हिंदी में बोलते हैं आयकर। इनकम टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयकर बोलते हैं। कर माने टैक्स, आय माने इनकम। समझ में आ गया इनकम टैक्स का मतलब? अरे आ गया क्या? घंटा आ गया। इतना आसान होता तो क्या मैं यहां खड़ा होकर पढ़ा रहा होता क्या? बोलो अब सीखो। एनी टैक्स लेविड ऑन, नाउ हमें डिफाइन करना पड़ेगा वर्ड इनकम। इनकम से क्या मतलब है? अच्छा चलो मैं एक बात बताता हूं, आप बताने मेरी इनकम है क्या? तुम तो कह रहे हो ना हमें तो आ गया समझ में, मनन ने तो बोल रहा है हमें आ गया। मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना, मेरा कल हैप्पी बर्थडे टू यू था, तुमने किसी ने विश नहीं किया, मैं याद रखूंगा ये बात। कल था, कल, ठीक है? तो मेरा कल हैप्पी बर्थडे टू यू था, तो ठीक है। बेशरम है, कल था, गया, किसी ने विश नहीं किया तुमने, ठीक है? तो मेरा कल हैप्पी बर्थडे टू यू था। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों ने कहा यार अभिषेक बहुत बधाई, तेरा जन्मदिन है। मैंने कहा थैंक यू। क्या दोगे मेरे को जन्मदिन पे? अभी अपने को तो गिफ्ट चाहिए साहब, बर्थडे है तो
तो मेरे सभी दोस्तों ने 2-2 हज़ार रुपए इकट्ठे किए, और मेरे 15 दोस्त हैं, तो सबने 2-2 हज़ार रुपए इकट्ठे किए और मुझे 30,000 रुपए का लिफाफा दे दिया। लिफाफा क्या हुआ? गिफ्ट। तो मुझे 30,000 रुपीज का गिफ्ट आया। अब मुझे बताइए, मुझे मेरी बर्थडे पे मेरी हैप्पी बर्थडे टू यू पे, इतने शुभ दिन पे 30,000 रुपए का लिफाफा मिला नकद। क्या ये मेरी इनकम है? क्या ये मेरी इनकम है? पता नहीं, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मैं नहीं बताऊंगा, लॉ बताएगा। नाउ वी नीड टू डिफाइन द टर्म इनकम। जब हम इनकम वर्ड सीख लेंगे, इनकम वर्ड का मीनिंग हमें समझ में आ जाएगा, तब आप कहोगे कि हर सर हमें इनकम टैक्स का मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज इनकम टैक्स? वो तो सबको ही पता है, इनकम पे लगने वाला टैक्स इज इनकम टैक्स। बट नाउ वी नीड टू डिफाइन द वर्ड इनकम। क्लियर है? अच्छा, मेरे पास ये आया मेरे पास, क्या नाम है बेटा तेरा? रविश। तो रिविश आया मेरे पास, रिविश आया, बोले सर मैं ना चेल्सी को ना बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये मेरे पीछे से बुरी बुरी बातें करती है मेरे बारे में। मैंने कहा करना क्या है तू ये बता। बोले 5 लाख रुपए दूंगा। मेरे को बोला 5 लाख रुपए दूंगा, आप चेल्सी का मर्डर कर दो। मैंने कहा 5 लाख में तो मैं 5 बार कर दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बंदूक खरीदी, 1 लाख रुपए की आई, इसको 2 गोली मारी, ये वहीं ढेर। कमा लिए मैंने 4 लाख, 4 लाख कमाए, 5 लाख इससे लिए, 1 लाख की तो बंदूक लेनी पड़ गई ना इसको गोली मारने के लिए, तो नेट हो गए 4 लाख। बताओ ये मेरी इनकम है क्या? कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, मैं कल की बात बताता हूं, कल ही की बात है। मेरा एक स्टूडेंट क्लास में लेट आया। मैंने कहा कहां गया था, लेट क्यों आया? बोले गोविंद देव जी के मंदिर गया था, गोविंद देव जी के मंदिर गया था। मैंने कहा क्या किया वहां पे? बोले 500 रुपए का नोट चढ़ा के आया हूं। 500 रुपए का नोट, भगवान 500 पास करा देना। भगवान को भी रिश्वत खिला रहे हैं भैया हम दुनिया में, और कोई नहीं बचा आज के टाइम पे ना। क्या है वो दान पेटी और क्या होती है मंदिर में जो रखी है, खैर छोड़ो, वहां नहीं जाते, कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं गोविंद देव जी के मंदिर में 500 रुपए चढ़ाया। मुझे बताओ वो 500 रुपए इनकम है क्या गोविंद देव जी की? ट्रस्ट बनी हुई है गोविंद देव जी ट्रस्ट। बोले होनी चाहिए, तेरे बोलने से तो होता नहीं है। बोले बच्चे तो 4 ही होने चाहिए, तेरे कहने से थोड़ी 4 होंगे भाई। होनी चाहिए नहीं, या तो होती है या नहीं होती है, डेफिनेटिव टर्म्स में आंसर होता है लॉ में। ठीक है, पता नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं बताऊंगा, लॉ बताएगा। अब फिर बोलो, एनी टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। आप पर्सन हो क्या? सोच लो एक बार और, लाओ टैक्स दो, और होती तो देते। पर्सन वर्ड भी डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा? इतनी सर मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी भी चीज में जल्दी से हाँ मत बोलो। मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा मेरा वादा, फिर भी हाँ मत बोलो। चीजों को टेक्निकली समझो, पेपर टेक्निकल आएगा, कॉन्सेप्चुअल आएगा। मैंने बोल दिया हाँ इनकम टैक्स का मतलब समझ में आ गया, आपने बोल दिया हाँ सर आ गया, नहीं नहीं बोलना। इस बार के जो सीए के पेपर आए ना, इस बार जो इंटर अटेम्प्ट हुआ, ऐसे पेपर आए ना, ऐसे मतलब दिमाग घूम जाए। और मैं बता रहा हूं आपको, मेरा एक भी बच्चा लॉ का पेपर बिगाड़ के नहीं आया, जबकि इतना भयंकर टफ पेपर आया था। मेरा एक बच्चा नहीं बिगाड़ के आया, पूरी दुनिया में पूछ लेना लॉ का पेपर बिगड़ा होगा, मेरे बच्चे नहीं बिगाड़ के आए, ये मैं गारंटी बोल सकता हूं। मैं तो बात भी कर ली वैसे सबसे। तो सर क्योंकि टेक्निकली साउंड होना बहुत जरूरी है। इंटर में क्या है, मैंने कल भी बताया था आपको, ना टैक्स का पेपर ना लॉ का पेपर, थ्योरी नहीं आती है। या तो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। तो जब तक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है हम उसको ठीक नहीं करेंगे। चलिए आइए फिर से बोलते हैं। एनी टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। अब सुनो मेरी बात, ये जो वर्ड इनकम है और ये जो वर्ड पर्सन है, ये हमें डिफाइन करने हैं। अब हमारी कंट्री में इनकम टैक्स का कानून है द इनकम टैक्स एक्ट 1961। कौन सा है? द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो आज से बेटा मैं आपको पढ़ाना चालू कर रहा हूं, आज से मैं बेटा आपको पढ़ाना चालू कर रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट 1961। और इसके 2 सेक्शन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक तो मैं आपको डिफाइन कराऊंगा इनकम, इनकम हम डिफाइन करेंगे सेक्शन 2 के क्लॉज 24 में,
और एक मैं डिफाइन करने वाला हूं पर्सन। पर्सन को हम डिफाइन करेंगे सेक्शन 2 के क्लॉज 31 में। आती है बात समझ में? नहीं आती है तो हम कौन से दो वर्ड डिफाइन करने वाले हैं आज? एक वर्ड हम डिफाइन करेंगे इनकम और एक वर्ड हम डिफाइन करेंगे पर्सन। करें क्या बेटा? बिल्कुल सर करना है। अच्छा ये लिखना है हमें, अभी नहीं लिखेंगे, जब मैं बोलूंगा तब लिखना है। मैंने कल ही बोल दिया था टैक्स की मेरी बुक है, मैं बिल्कुल आपको बुक दूंगा और मेरी हर सब्जेक्ट में बुक है, बुक से ही पढ़ना है। लेकिन जो बेसिक्स वाला चैप्टर है वो मैं कॉपी में लिखाता हूं, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, बेसिक्स स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, आगे आइए। लॉ तो खैर हमने सीधे कल बुक से ही चालू कर दी थी, क्योंकि लॉ के बेसिक्स तो आप फाउंडेशन में पढ़ के आते हो। अच्छा, अब ये डेफिनेशन है वर्ड इनकम की। किसकी डेफिनेशन है? इनकम की। सर सेक्शन 2 क्लॉज 24 डिफाइन करता है इनकम को। उसने बोला ये सारी चीजें इनकम है, बस। उसने कोई इनकम का मीनिंग नहीं बताया कि इनकम माने फलाना, इनकम माने धमाका। उसने एक लिस्ट दे दी, बोले बस ये आया है तो इनकम है, बात खत्म। ये आया है तो इनकम है, बात खत्म। दिमाग नहीं लगाना। लॉ ने बोल दिया ये इनकम है तो इनकम है, बात खत्म। सबसे पहले लॉ ने बोला इनकम इंक्लूड्स। सबसे पहला लॉ ने बोला इनकम इंक्लूड्स रेंट। रेंट की इनकम कहां से आएगी? मेरे पास एक बिल्डिंग है, चेल्सी बोली भैया मुझे 2 महीने के लिए रेंट पे दे दो। मैंने चेल्सी को बिल्डिंग रेंट पे देकर चेल्सी से 1 लाख रुपए ले लिए, तो आप कहेंगे अभिषेक सर को किसकी इनकम आ गई? रेंट की इनकम आ गई। रॉयल्टी, कोई बता सकता है मेरे को रॉयल्टी क्या होती है? कोई मेरे को बता सकता है? रॉयल्टी मिलती है हमें इनटेंजिबल एसेट्स पे। रॉयल्टी किस पे मिलती है बेटा? इनटेंजिबल एसेट्स। मैं एक ऑथर हूं, मैंने एक बुक लिखी। मैं एक इन्वेंटर हूं, मैंने कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी। इन्वेंशन के ऊपर मिलता है पेटेंट और बुक्स लिखने के ऊपर मिलता है कॉपीराइट। अब मैंने अपनी बुक का कॉपीराइट चेल्सी को दे दिया, तो मैं चेल्सी से क्या लूंगा? रॉयल्टी। मैंने अपने पेटेंट को यूज करने का राइट टू यूज पेटेंट मैंने दे दिया रिविश को, तो मैं रिविश से क्या चार्ज करूंगा? रॉयल्टी। मैं रिविश से क्या चार्ज करूंगा? रॉयल्टी। तो अगर आप मेरे से पूछते हो सर रॉयल्टी क्या है, तो रॉयल्टी इज अ पेमेंट रिसीव्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एन इंटेंजिबल एसेट। मेरे पास एक इंटेंजिबल एसेट है, मैंने अपने इंटेंजिबल एसेट को यूज करने का राइट मान लीजिए मनन्ने को दिया या नयन को दिया या चेल्सी को दिया, तो मुझे चेल्सी, नयन या मनन्ने से क्या मिलेगी? रॉयल्टी मिलेगी। और डोंट वरी, रॉयल्टी भी आगे जाके मैंने डिफाइन करा रखी है। मैं जो वर्ड क्लास में बोलूंगा हम सब डिफाइन करेंगे। तो आज आपसे कोई बोले इनकम में क्या आता है, तो बोले इनकम में रेंट आता है, इनकम में रॉयल्टी आती है, इनकम में इंटरेस्ट इनकम आती है। इंटरेस्ट की इनकम, इंटरेस्ट तो है। अच्छा, अब इंटरेस्ट कहां पे मिलेगा? बैंक में एफडी पे। किसी को लोन दे रखा है तो लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा, सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हुए हैं तो डिबेंचर्स पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो लॉ ने बोला अगर इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है, लॉ ने बोला कि अगर इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है तो इंटरेस्ट भी आपकी क्या है? बोले इनकम है। बोले आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट भी अगर मिल रहा है तो बोले इंटरेस्ट भी आपकी क्या है? इनकम है। बोलो आया? अच्छा, और इनकम में क्या आएगा? लॉ बोला इनकम में रेंट आएगा, रॉयल्टी आएगी, इंटरेस्ट आएगा, फीस एंड कमीशन आएगी। अब जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे तो फीस ही आती है। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट आते हैं मेरी फर्म में, लोहिया शाइन कंपनी में, तो मेरी फर्म में इतने सारे क्लाइंट आते हैं, मैं उनकी ऑडिट करता हूं तो मुझे ऑडिट की फीस मिलती है। मैं टैक्स की कंसल्टेंसी देता हूं तो मुझे कंसल्टेंसी फीस मिलती है। आज आर्किटेक्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इनको क्या मिलती है? फीस। कमीशन भी कमाते हैं लोग, वो भी इनकम है। डिविडेंड, डिविडेंड कहां पे मिलता है? 2 जगह। बताओ कौन सी 2 जगह डिविडेंड मिलता है? एक तो शेयर्स पर, एक म्यूचुअल फंड्स पे। किस पे? म्यूचुअल फंड्स पे। वो टीवी पे ऐड नहीं दिखता म्यूचुअल फंड? सही है, म्यूचुअल फंड सही है, बिल्कुल सही है, मान लिया। और उस पे इनकम क्या आएगी? डिविडेंड। अच्छा, और क्या आएगा डिविडेंड इनकम में? आपने मान लीजिए कोई बिजनेस किया, कोई प्रोफेशन किया, तो जो भी बिजनेस या प्रोफेशन आपने किया उससे भी जो प्रॉफिट्स है वो आपकी क्या है? इनकम है। अच्छा, अब देखो ये आ गया, वो मैंने नहीं बोला था मेरा बर्थडे था, मेरे फ्रेंड ने, मेरे 15 फ्रेंड्स हैं, सबने मेरे को 2-2 हज़ार रुपए दिए, सबने इकट्ठा करके कितने रुपए दिए? 30,000 रुपए दिए। तो मुझे गिफ्ट आया। सर गिफ्ट इनकम होती है और गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगता है, एंड ऑफ डिस्कशन। गिफ्ट चाहे कैश में आए चाहे काइंड में आए। मान लीजिए मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बोले भैया आपका तो हैप्पी बर्थडे टू यू है, लो गोल्ड की चेन।
एक गोल्ड की चेन दे दी इसने मेरे को 3 लाख रुपए की, तो उस 3 लाख रुपए की गोल्ड की जो वैल्यू है उसके ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। गिफ्ट चाहे कैश में आए चाहे काइंड में आए, अगर गिफ्ट आता है तो इनकम है, और उस इनकम पे आपको क्या देना पड़ता है? इनकम टैक्स देना पड़ता है। और इनकम में क्या आएगा? बहुत बेसिक पॉइंट है, जॉब करोगे तो जॉब करने वालों को क्या मिलती है? सैलरी या बोनस, वो भी इनकम है। डोनेशंस भी इनकम है। आज हमने गोविंद देव जी के मंदिर में जाके 500 रुपए चढ़ा दिए, तो वो भी क्या है? इनकम है। डोनेशन को लीगल टर्म्स में वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन बोला जाता है। आज के बाद आप कभी भी लॉ के अंदर वर्ड डोनेशन नहीं लिखेंगे, आप हमेशा कौन सा वर्ड लिखेंगे? वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, अपनी इच्छा से दिया गया पैसा, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, दैट इज डोनेशन। और इनकम में क्या आएगा? कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। ये बड़ा इजी है, मैंने कोई एसेट 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया, तो आपको 20 रुपए का कैपिटल गेन हुआ है। मान लीजिए मैंने कंपनी के शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपए में, और बाद में शेयर की वैल्यू बढ़ गई और मैंने 1.5 लाख रुपए में बेच दिए, तो आप बोलेंगे अभिषेक सर को 50,000 रुपए का क्या हुआ है? कैपिटल गेन हुआ है। कोई भी असेट को बेचने से जो इनकम आती है, कोई भी किसको बेचने से? असेट्स को बेचने से जो क्या आती है बेटा? इनकम आती है, उसी को बोला जाता है कैपिटल गेन। ये सारी मेन इनकम से, सारी की सारी, इन्हीं को बोला जाता है इनकम्स। और इसमें अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकम हमें सीखनी है, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम होती है बेटा इनकम बेस्ड ऑन लक एंड चांस। लक एंड चांस पे बेस्ड इनकम। लॉटरी में आपने पैसा जीता, गैम्बलिंग में आपने पैसा जीता, बैटिंग करी, शर्त लगाई, उसमें पैसा जीता, लॉटरी में पैसा जीता, गेम शो होते हैं, कौन बनेगा करोड़पति हो गया, उसमें आपने पैसा जीता। आजकल ऑनलाइन गेमिंग होती है, ड्रीम 11, आपने ऐड देखा होगा, ड्रीम 11, पोकरबाजी, रमी सर्कल, देखे ऐड? जैसे पोकरबाजी में आपका शाहिद कपूर एडवर्टाइजमेंट करने आता है, रमी सर्कल में मनोज वाजपेयी आ रहा है, ड्रीम 11 में तो इंडिया के सारे ही क्रिकेटर आ गए, कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है जो नहीं आया हो। तो ये ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है। ऑनलाइन गेमिंग क्या? कैजुअल इनकम है, लक बेस्ड है। पोकर है, पोकरबाजी है, रमी सर्कल है, सब लक बेस्ड इनकम है। लॉटरी है, गैम्बलिंग है, बैटिंग है, सब लक बेस्ड है। केबीसी भी लक बेस्ड है। अच्छा बताओ केबीसी लक बेस्ड कैसे हुआ? कौन बनेगा करोड़पति में तो आदमी अपनी नॉलेज से सवाल देता है ना जवाब, तो केबीसी क्यों लक बेस्ड है? तो वो भी लक थोड़ी है, वो तो मेरी नॉलेज है। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे तो जिंदगी में सब कुछ ही है। पेपर मैंने क्वेश्चन किया लॉ का, पता नहीं आया नहीं है, आया तो लक, नहीं आया तो खराब, ऐसे थोड़ी है। केबीसी में सिलेक्शन होना ही आपका लक है। आपने वो फिंगर कर रहे थे आप सर। केबीसी में इंडिया के 100 करोड़ लोग अप्लाई कर रहे हैं कि भाई मुझे केबीसी में बुला लो, अरे मुझे बुला लो। मैंने भी एक बार करा था बचपन में, अब तो खैर पुरानी बातें हो गई। मेरे को लग रहा था कि यार 2-50 लाख तो जीत ही जाऊंगा, इतने तो जीत जाऊंगा यार, अब इतनी सारी डिग्री ले ली तो कुछ तो कराऊंगा यार वहां, और मेरी नॉलेज भी ठीक ठाक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जीतूंगा पैसे, मैंने वहां अप्लाई भी किया, कभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ। आधी बार तो जब आप अप्लाई करने जाते हैं लाइन ही बिजी जाती है, कुछ नहीं है, सब फेक है, वो कोई 8-10 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो वो क्या लक है। तो जितनी बेस इनकम है उसे क्या बोला जाता है? कैजुअल इनकम। और सब पे टैक्स लगता है, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, ड्रीम 11, कौन बनेगा करोड़पति, सब पे टैक्स लगता है। और सबसे बड़ी बात, इनकम टैक्स बोलता है काली हो या गोरी हो हमको फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक इनकम है, व्हाइट इनकम है, लीगल तरीके से कमाई, इलीगल तरीके से कमाई, बोले कोई नहीं, हमें टैक्स दे दो बस। बोले, वो मेरे को बोला तूने मर्डर किया, मैंने कहा हाँ, तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? नाइस, ला टैक्स ला। उनको नहीं मतलब इलीगल काम कर दिया, बेचारी एक भोली सी बालिका थी, उसको मैंने मार दिया, नहीं, बोले कोई नहीं, तूने मर्डर किया है ना। तो डिपार्टमेंट ये नहीं देख रहा मर्डर हो गया, मरी पड़ी बेचारी साइड में, खून बह रहा है, उसको मतलब नहीं। बोले कमाए कितने ये बता, मैंने कहा 4 लाख कमाए। बोले ला टैक्स दिया, वो खुश, वो निकल जाएगा, ये मरी पड़ी है, एम्बुलेंस तक नहीं बुलाई, क्या पता जिंदा भी हो। बोले टैक्स लो निकलो। प्लीज समझिए, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स वेदर लीगल और इलीगल आर चार्जेबल टू टैक्स। ऐसा कोई कंफ्यूजन माइंड में मत रखिएगा कि इलीगल इनकम्स पे टैक्स नहीं होता, देते नहीं है वो अलग है, होता है,
आप रेड लाइट पे रुकते नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी वहां रेड लाइट नहीं है। अब आप सुबह लेट हो रहे थे आज तो नहीं आए रेड लाइट पे रुककर, क्यों नयन सही बोल रहा हूं, 2-3 रेड लाइट तो तूने तोड़ी होगी पक्का है, डजंट मीन कि वहां रेड लाइट लगी हुई नहीं है। ऑल टाइप्स ऑफ, अच्छा एक और चीज, ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल वेदर रेगुलर और इरेगुलर। जो इनकम रेगुलर आती है उसे बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कभी कभी आती है उसे बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। पता है नहीं पता? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मुझे ट्यूशन से फीस आती है, क्या हुई मेरी? रेवेन्यू रिसिप्ट हुई। लेकिन मेरा बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है मेरा, कोई बिजनेस नहीं है मेरा फर्नीचर खरीदना बेचना, पर ये फर्नीचर पुराना हो गया था, अभी डेप्रिशिएट होके 10,000 रुपए का है। इसने मेरे को ऑफर दी भैया 15,000 में मुझे दे दो, मैंने इसे दे दिया, तो मुझे 5,000 रुपए का गेन हुआ। ये कैपिटल रिसिप्ट है, मेरा बिजनेस नहीं है फर्नीचर खरीदना बेचना, वो तो बाय चांस इनकम आ गई। लॉ ने कहा वेदर रिसिप्ट इज रेवेन्यू और कैपिटल, इट इज टैक्सेबल, वेदर इनकम इज लीगल और इलीगल, इट इज टैक्सेबल। इसका भी मैं आपको नोट बनवा दूंगा। पहले मुझे बताइए यहां तक क्लियर है क्या? अब बोलिए, इनकम्स की बहुत सारी हमने लिस्ट पढ़ ली, उस लिस्ट में जितनी इनकम कवर हुई उन सभी इनकम्स पे लगने वाला टैक्स इज इनकम टैक्स। बोलो आया नहीं आया? कोई डाउट? लिखना चालू करेंगे, बताते हैं बेटा, लिखना चालू करेंगे। हेडिंग बनाएंगे टॉपिक नंबर 3, हेडिंग बनाएंगे टॉपिक नंबर 3, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। और प्लीज जो लोग कल छुट्टी पे थे या कल से नहीं ज्वाइन किया था, टैक्स की एक अलग कॉपी बनानी है, 200 पेजेस अराउंड की कॉपी बना लेना। किसी भी सब्जेक्ट की बहुत मोटी कॉपी मत बनाइए, क्योंकि वो बाद में कैरी करने में दिक्कत आती है। कॉपी 2 की 4 हो जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता, बट एक बार 200 पेजेस की कॉपी बनाइए। कॉपी में जो लोग कल छुट्टी पे थे 2 पेज छोड़ दीजिए, 2 पेज का कल का काम होगा मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली, उसको छोड़कर हेडिंग बनाइए। टॉपिक नंबर 3, मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। ब्रैकेट में लिखिएगा आयकर, जैसा बोर्ड पे लिखा है सेम लिखना होता है, कोई चेंज नहीं है। ब्रैकेट में लिखना आयकर, फर्स्ट इंप्लाइड लगाना, इंप्लाइड में सिंबल को बोलता हूं, फर्स्ट इंप्लाइड लगाना और लिखना एनी टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, एनी टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, any tax levied on income of a person is called income tax. Any tax levied on income of a person is called income tax. Any tax levied on income of a person is called income tax. यहां तक बात समझ में आती है? अब सुनो मैं आगे क्या बोल रहा हूं। सर इनकम पे लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स है मान लिया, इनकम पे लगने वाला टैक्स इनकम टैक्स है मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर इनकम आ रही है, इनकम पे टैक्स लग रहा है तो हम उसे इनकम टैक्स बोल रहे हैं, नो इश्यूज विद दैट। अब पॉइंट दूसरा ये आ रहा है, पॉइंट दूसरा ये आ रहा है कि इनकम पे टैक्स लगाएगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी या स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी? क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? इनकम पे टैक्स कौन लगाएगा, सेंट्रल या स्टेट? तो रूल ये होता है बेटा, हमारी कंट्री में जितनी भी इनकम्स होती हैं सब पे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सिवाय एग्रीकल्चर इनकम के। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को है। किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को। सभी इनकम्स पे टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। सभी इनकम पे टैक्स कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। आ रही है बात समझ में? आगे समझना, आगे समझना सर। लेकिन यार हमारे देश का किसान बहुत गरीब है, तो हाल फिलहाल ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है, इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम आ रही है तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट माने टैक्स फ्री होना, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। कैसे लगा दोगे सर एग्रीकल्चर इनकम पे? आए दिन न्यूज आती है, इधर किसान ने सुसाइड कर ली, उधर फार्मर ने सुसाइड कर ली। हमारी कंट्री के बहुत लिमिटेड फार्मर्स है जो बहुत रिच है, उनके पास अच्छा पैसा है, बट मैक्सिमम किसान हमारा गरीब है। तो सरकार ने कहा हम गरीब किसान के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते हैं, तो हमारी कंट्री में सभी इनकम्स पर टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स
स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम हाल फिलहाल क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। बोलो क्लियर है? तो आपसे कोई पूछेगा इनकम पे टैक्स लगाएगा कौन, तो आप बोलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। आप बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। और उसमें भी क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स अभी नहीं लगाया हुआ है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? हाँ बेटा। नहीं सर, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ही नहीं है तो अमीर गरीब से मतलब नहीं है। अगर किसी इनकम पे टैक्स नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। अब मैं करोड़पति किसान हूं या तेरे जैसा किसान हूं, डजंट मैटर, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। बोलो आया कि नहीं आया? तो हेडिंग बनाएंगे टॉपिक नंबर 3 मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट इंप्लाई लगा लिया हमने, एनी टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। इनकम को हाईलाइट करेंगे, पर्सन को हाईलाइट करेंगे। अभी तक अगर आपने हाईलाइटर नहीं खरीदा है तो खरीद लो गरीबों। इनकम को हाईलाइट करेंगे, पर्सन को हाईलाइट करेंगे। इनकम के नीचे लिखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 और पर्सन के नीचे लिखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। हाइलाइटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कीवर्ड्स पे फोकस करने के लिए। सिलेबस बहुत ज्यादा होते हैं इस लेवल पे, अगर आप वर्ड्स को हाईलाइट करके पढ़ेंगे तो थ्योरी पढ़ने में टाइम कम लगेगा। तो इनकम हाईलाइट होगी, पर्सन हाईलाइट होगा, सेक्शन 224 231 लिख दिया। नेक्स्ट सिम्बल लगाएंगे, सीजी इज एम्पावर्ड, सीजी माने सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी इज एम्पावर्ड टू लेवी टैक्स, सीजी इज एम्पावर्ड to levy tax, CG is empowered to levy tax on all incomes, CG is empowered to levy tax on all incomes, to levy tax on all incomes except agriculture income, except agriculture income, except एग्रीकल्चर इनकम। फुल स्टॉप लगा के इसी में कंटिन्यू करेंगे। सीजी हैज फ्रेम्ड, सीजी ने बनाया है, सीजी हैज फ्रेम्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961, सीजी हैज फ्रेम्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961, सीजी हैज फ्रेम्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू लेवी इनकम टैक्स, to levy income tax. CG has framed Income Tax Act 1961 to levy income tax, to levy income tax. Next सिमिलर लगाएंगे, SG, SG माने स्टेट गवर्नमेंट, SG is empowered to levy tax on, SG माने स्टेट गवर्नमेंट, SG is empowered to levy tax on agriculture income, SG is empowered to levy tax on agriculture income, to levy tax on agriculture income. Full stop लगा के इसी में लिख लो, however agriculture income is fully exempt from tax, however agriculture income is fully exempt from tax, however agriculture income is fully exempt from tax, however agriculture income is fully exempt from tax under section 10 subsection 1, under section 10 subsection 1 of Income Tax Act 1961, under section 10 subsection 1 of Income Tax Act 1961. अंडर सेक्शन को हमेशा U ऑब्लिक S लिखना चाहिए, अंडर सेक्शन को हमेशा क्या लिखना चाहिए बेटा, U ऑब्लिक S। बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे लिखना चालू करेंगे, यहां तक लिख लिया सभी बच्चों ने? आगे लिखना चालू करेंगे। टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 डेफिनेशन ऑफ इनकम, टॉपिक नंबर 4 डेफिनेशन ऑफ इनकम, टॉपिक नंबर 4 डेफिनेशन ऑफ इनकम। ब्रैकेट में सेक्शन लिखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, ब्रैकेट में सेक्शन लिखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, ब्रैकेट में सेक्शन लिखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। लिख लिया आपने सेक्शन 2 सबसेक्शन 24? बहुत बढ़िया।
इसको एक्सप्लेन करना चालू करेंगे फटाफट से, इसको फटाफट से एक्सप्लेन करना चालू करेंगे। इनकम इंक्लूड्स, इनकम इंक्लूड्स, इनकम इंक्लूड्स, डैश लगा के बुलेट लगा लगा के लिखते जाओ। इनकम इंक्लूड्स, डैश लगा के बुलेट लगा लगा के लिखते जाओ। रेंट, रॉयल्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, फीस और कमीशन, फीस और कमीशन, फीस और कमीशन, डिविडेंड, डिविडेंड, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। नेक्स्ट वर्ड लगाएंगे गिफ्ट्स, वेदर इन कैश और इन काइंड, गिफ्ट्स whether in cash or in kind, gifts whether in cash or in kind, gifts whether in cash or in kind। नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे सैलरी और बोनस, सैलरी और बोनस, सैलरी और बोनस। नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम। नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे, नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट इज डोनेशंस, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट इज डोनेशंस, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट इज डोनेशंस, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट इज डोनेशन, voluntary contributions that is donations। नेक्स्ट बुलेट लगाएंगे कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स, कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ असेट्स एटसेट्रा। ठीक है, अब मेन ये चीज नहीं है, अब मेन वो है जो मैं आपको क्या बनवाने वाला हूं, नोट बनवाने वाला हूं। एक लाइन छोड़ के बनाएंगे नोट 1, एक लाइन छोड़ के बनाएंगे नोट 1। नोट 1 में लिखेंगे, नोट 1 में लिखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स आर कवर्ड अंडर इनकम टैक्स लॉ, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स आर कवर्ड अंडर इनकम टैक्स लॉ, ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स, all types of incomes are covered under income tax law, all types of incomes are covered under income tax law, कॉमा लगा के लिखना whether earned from legal sources, whether earned from legal sources or illegal sources, whether earned from legal sources or illegal sources, whether earned from legal sources or illegal sources। नोट नंबर 2 बनाएंगे कैजुअल इनकम रेफर्स टू, कैजुअल इनकम रेफर्स टू, कैजुअल इनकम रेफर्स टू, कैजुअल इनकम रेफर्स टू incomes based on luck and chance, casual income refers to incomes based on luck and chance, casual income refers to incomes based on luck and chance, that is lottery, that is lottery, gambling, lottery, gambling, comma betting, 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 comma game shows, game shows,
गेम शोज, कॉमा ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग एटसेट्रा। और लास्ट बनाएंगे नोट नंबर 3, ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स, all types of receipts, all types of receipts, that is revenue receipts and capital 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 receipts are covered under income tax law, are covered under income tax law। बताइए बेटा, आया नहीं आया यहां तक समझ में? पक्का आया? अब आपको थोड़ा सा, अभी भी मैं नहीं कहूंगा पूरा, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि इनकम टैक्स क्या होता है। तो क्या होता है बताओ? इनकम टैक्स, एनी टैक्स लेविड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। इनकम अब वो हो गई जो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 24 में डिफाइंड है। और ये भी देखो समझना, कंप्लीट लिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारी इनकम्स होती हैं। हम जैसे जैसे सिलेबस पढ़ेंगे तो सीखेंगे। ये मेन इनकम्स हैं जिनके बारे में अभी हाल फिलहाल मैंने आपको बताया है। क्लियर हुआ? अब हम कल की क्लास में बेटा डिफाइन करेंगे, आज तो नहीं, कल की क्लास में बेटा हम लोग डिफाइन करेंगे द टर्म पर्सन। आती है बात समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट तो टर्म ही ये रहने वाला है। इनकम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? पर्सन है। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वी आर गोइंग टू डिफाइन द वर्ड पर्सन। बोलिए, क्लियर है? सबको समझ में आता है? बताइए यस और नो। श्योर हो? कंक्लूड करूं आज की क्लास। और कल देखो बेटा संडे है, बट कल क्लास रहेंगी, नॉर्मली नहीं रहती हैं। कल क्यों रहेगी? क्योंकि आप सबको पता है 29 को आपका एग्जाम है और फिर 3-4 दिन कंजिक्यूटिवली आपका पेपर है। मैं ये चाहता हूं कि एग्जाम से पहले, रिजल्ट आने से पहले हम कुछ एक सब्सटेंशियल पार्ट अपने सिलेबस का कवर रखे चले। तो अप्रोक्सीमेटली 1 वीक का टाइम अपना बीकॉम के एग्जाम्स में चला जाएगा। तो अगर वो 1 वीक चला भी जाता है तो भी एटलीस्ट 3 वीक्स हम इतना अच्छा सिलेबस कवर करें कि हमें उसका आगे जाके फायदा मिले। कोई बोलेगा अरे अभी तो 11 महीने पढ़े हैं, 12 महीने पढ़े हैं। सर अच्छा है ना पढ़े हैं, तो टाइम से सिलेबस करें ताकि टाइम से हमें सेल्फ स्टडी और रिवीजन करने का और टेस्ट देने का समय मिल पाए। अभी फाउंडेशन में भी क्या हुआ था सोचो, कुछ बच्चों ने पहले ज्वाइन किया था, कुछ ने बाद में किया था। तो जिन्होंने बाद में किया था उनको रही थी ना मारामारी, 1 महीना लेट फ्री हुए थे ना आप। तो इंटर में तो एटलीस्ट हम वो गलती रिपीट ना करें और एटलीस्ट 1 महीने का एडवांटेज अपने हाथ में, नहीं तो 3 वीक्स का तो एटलीस्ट एडवांटेज अपने हाथ में लेके चलें। बाद में तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, आप ये जानते ही हैं। क्लियर है क्या? चलिए परफेक्ट, खत्म कर रहा हूं क्लास।